कि हमको जो काम हम यहाँ करने आए हैं, जो हम लोग बात रखने आए हैं और जो बात हम रख रहे हैं, थोड़ा सा उसको ही हमें प्राथमिकता देनी है। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, फूल माला वगैरह। हमारे भीली संस्कृति में जो दुल्हा होता है या दुल्हन होती है उसको ही माला पहनाने का हमारा रिवाज है। अब मेरी शादी तो आज से आपका 20-25 साल पहले हो गई, फिर तुम हमको माला पहना रहे हो, ये गलत बात है। और मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे नेता है उनकी दूसरी लाड़ी भी आवे। तो ये थोड़ा सा आपके मजाक टाइप था, क्योंकि ये फूल माला के पीछे अनावश्यक हमारा खर्चा होता है और इसमें एक टाइम जाया होता है। इस बीच में हमारा एक व्यक्ति, एक साथी प्रबोधक बोल सकता है, इसलिए मैंने आपके बीच में ये थोड़ा सा आपका एंटरटेन भी हो जाए, थोड़ा सा आपका माहौल थोड़ा सा डेवलप हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा आपके बीच में बात रखा। इसको अन्यथा नहीं लेना है। तो आने वाले समय में इस इलाके में हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें ये दो चीज आपको ब्रेक करनी है। एक तो खाना और दूसरा ये फूल माला। ये थोड़ा सा हम लोग इसको नहीं स्वीकारते हैं। हम लोग मंच का सबसे पहले हमने विरोध किया और मंच पर हम नहीं बैठेंगे। तो ये लगभग पूरे आदिवासी इलाके में ये बात सर्वमान्य हो गई और अब मंच पर बैठने वाला मामला खत्म कर दिया गया। और आज तक अपने आदिवासियों के कार्यक्रम में हमारे एमपी एमएलए कभी भी मंच पर नहीं बैठे। आप लोगों ने देखा होगा, साथ में ही बैठते थे। यही चीज हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आज हमारा 7 मार्च 2025 हमारे बाप दादे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे 1200 की संख्या में 1922 में। उनको सबसे पहले हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं और हम उनके वंशज होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनको याद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था। आज हल्दी घाटी युद्ध का उदाहरण देख लीजिए आप लोग। हल्दी घाटी युद्ध में कितने लोग मरे, रिकॉर्ड देखिए तो वो भी 1200 की संख्या में मिलेगी। मानगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, 1500 आदिवासी। इतनी बड़ी संख्या बड़े बड़े युद्धों में नहीं होती थी शहीद होने वाले लोगों की। आखिर वो क्या कारण थे, इस पर हमारा दिमाग सोचना चाहिए। हमारी बोली में इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बोली में प्रबोधन हमको करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि यह इलाका कौन सी रियासत के अधीन था। तो यह इलाका ईडर रियासत में था, बराबर है। अब बताओ 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था। 6ठी सदी में ईडर का राजा कौन था, मांडलिक भील। एम आई राइट? ये गलत है। 6ठी सदी में मांडलिक भील ईडर का राजा था और आपका 20वीं सदी अर्थात 1922 में 1922 20वीं सदी कहलाती है। तो इतने समय में हमारे लोग राजा से रंग हो गए। 566 अर्थात 6ठी सदी में
हमारा बाप राजा था और 1922 में यह हत्याकांड हुआ, तब हम प्रजा हो गए। राजा से प्रजा कैसे हुए, ये बात जानना समझना जरूरी है। और यहां तो जिन लोगों ने यहां राज किया, वो मांडलिक राजा ने उनके बाप गुहिल को संरक्षण दिया था। ये इतिहास सही है गलत है? ईडर के राजा मांडलिक भील ने गुहिल को संरक्षण दिया, अपने परिवार में बड़ा किया। और उस जमाने में राजतंत्र नहीं होता था भीलों के राज में, ये बात बहुत बड़ी है। गणतंत्र हुआ करता था, और गणतंत्र में जो योग्यतम आदमी होता है उसको राजा बना जाता है, चाहे वो अपने परिवार का हो या बाहर का हो। तो राजा मांडलिक ने अपने जीते जी गुहिल को राजा बनाया, और उन्हीं के वंशज आगे बढ़ करके उदयपुर में, चित्तौड़ में, उदयपुर चित्तौड़ एक ही, और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये पूरे बेल्ट में गुहिल वंश का राज रहा। उनके पूर्व पुरुष, आदि पुरुष जो उनका पूर्वज था, उसको हमारे बाप दादाओं ने संरक्षण दिया। तो हमारे पूर्वजों की खासियत क्या थी, उसको एक उदाहरण और से समझते। आपका गुजरात के अंदर पहले रजवाड़े टाइम में कोई राजधानी थी तो वल्लभी थी। जब ईडर का हमारा राजा था उस जमाने में, और इसके बाद अणहिलवाड़, अणहिलवाड़ का स्थापना करने वाला वनराज चावड़ा, उसका पिता भी पंचासर का छोटा मोटा राजा था। पंचासर आज की तारीख में मेहसाणा में है। पंचासर का राजा था, तो उसकी बाहर के लोगों ने आक्रमण करके उसको मार दिया। तो उसकी मां के पेट में था, और उसका मामा और दोनों भीलों के बीच में जाके जंगल में रहे, और भीलों ने संरक्षण दिया। और भीलों के संरक्षण में बड़ा होने के बाद 744, 45, 46 में अणहिलवाड़ का चावड़ा वंश का शुरुआत हुआ 8वीं सदी में। और यही बात है, आप आगे बढ़ाओ, गुहिल वंश का ही 5वीं 6वीं सदी का आपका बप्पा रावल, चित्तौड़ पर उसका राज कायम हुआ। मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के बाद उसमें भी 2 भील, बाड़द और देवा ने सहयोग किया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 6वीं सदी से लगा करके 20वीं सदी तक हमारे बाप दादे राजा से प्रजा हो गए। इस बीच में आप लोग देख लीजिए, ये सलूबर, वहां सोनारा भील का राज था, वो 13वीं सदी का मामला है। 13वीं सदी का हमारा डूंगरपुर का 1282 में डूंगर भील राजा था, वो भी 13वीं सदी का मामला है। बांसवाड़ा में बांसिया भील, वाहिया भील था, वो 1500 ईस्वी का मामला है, अर्थात 16वीं सदी का राजा था। और अंतिम भील राजा आपका कुशलगढ़ का था, कुशला भील। इसके पड़ोस में सूत में हमारा भील राजा था, झालोद लिमड़ी में हमारा राजा था, झाबुआ देख लो, अलीराजपुर देख लो। आज आपका नर्मदा जिला है, राजपीपला वहां का राजा हमारा बाप हुआ करता था। इस तरीके से आप चले जाओ बॉम्बे तक,
मारवाड़ से लगा करके बम्बई तक, ये एक जमाने में भील राज्य था, एक जमाने में भील प्रदेश था। इस वजह से मैंने अभी आदिवासी एकता परिषद में कहा था कि मेरे कहने का मतलब भीलराज क्या है। जहां जहां भीलों का राज था, जिस जिस इलाके में भीलों का राज था, वो भील प्रदेश है मेरी तरफ, वो पूरा इलाका। तो हम लोग राजा से प्रजा हो गए। अब लोकतंत्र में संविधान के रहते, लोकतंत्र के रहते हम लोगों को वापस राजा बनना है। कौन कौन इस बात के लिए तैयार हो? राजा बनना चाहते हो? भूख सहन करना होगा, प्यास सहन करनी होगी, नींद सहन करना होगा, धूप सहन करनी होगी, सर्दी सहन करनी होगी। किसको पता था 2015 से पहले एक दुबला पतला मास्टर जो स्वयं बीमार है, लेकिन बिंदास बेबाक बोलने वाला इतिहास की बात है। और ये बोलने के बाद इतना बड़ा सामाजिक जनजागरण हो जाएगा, किसने सोचा था? 2015 से पहले हमारे लोग नाउम्मीद थे, नाउम्मीद कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोग ये सोचते थे कि किसी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे, किसी का हमें मार्गदर्शन मिल जाए, और कोई हमको टिकट दे दे, कोई हमको पद दे दे, तो हमारा कल्याण होता है। आज क्या है? हम खुद हमारे हुक्मरान हैं, हम खुद हमारे निर्णायक हैं। हम चाहेंगे वो विधानसभा में जाएगा, हम चाहेंगे वो लोकसभा में जाएगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने कायम कर दी। लेकिन अभी भी आप लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हो। साबरकांठा, अरवली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वलसाड, ये वो जिले हैं हमारे इलाके के जहां बहुत उच्च क्वालिटी का, बहुत हाई रेट में एजुकेशन है, पढ़ाई है। इसके बावजूद भी हम लोग आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कितनी हैरानी की बात है। जनप्रतिनिधि हमारा, नेता हमारा, और हम